नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक तमिल फिल्म कैथी की। कैथी मतलब कैदी, प्रिजनर जिसे कहते हैं, बंदी जिसे कहते हैं, उस पर बेस्ड ये फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी और ज़बरदस्त सफलता पाई थी। ऐसा नहीं है कि साउथ की फिल्में या तमिल फिल्में इससे पहले इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, बहुत सारी फिल्में हैं जो इससे भी ज़्यादा सफल हुई थी, लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें थी जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूं और इसे टेक्निकल रिव्यू के रूप में आपके समक्ष पेश करूं। बात करते हैं जॉनर की, तो ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है और सिर्फ एक रात की कहानी है। इसके राइटर डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज। कहानी एक कैदी की है जो जेल से छूटने के बाद अपनी 10 साल की बेटी से पहली बार मिलने जा रहा होता है, पर मजबूरी में उसे जहरीले शराब पीकर बेहोश 40 पुलिस वालों को खतरनाक ड्रग्स माफिया से बचाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस कहानी में एक तरफ इमोशन है तो दूसरी तरफ एक्शन, एक तरफ अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी है तो दूसरी तरफ जीवन के लिए संघर्ष। इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो आपको अंदर से झिझोड़ देगी। डेफिनेटली एक्शन थ्रिलर फिल्में बहुत सारी देखी हुई है आपने, आगे भी देखेंगे, और इसकी कहानी हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं ताकि आपको इसके फिल्म को देखने का मज़ा किरकिरा ना हो जाए। आप इसके बारे में दूसरे कई जगहों पर पढ़ भी सकते हैं इस फिल्म के जो सारांश है या सिनॉप्सिस है, लेकिन मैं तो टेक्निकल रिव्यू करूँगा। सिर्फ ये 2-4 लाइन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आगे की बातें पूरी तरह से समझ में आए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इस फिल्म का रिव्यू करने का कारण क्या था। देखिए, जब मैं फिल्म देखने बैठता हूँ तो ये देखता हूँ कि एक दर्शक जो मास में हो या क्लास में हो, मास और क्लास दोनों को क्या अच्छा लगता है। देखिए, फिल्म में अगर आपको कुछ सोचने का मौका मिल जाए कि अरे फिल्म में ये कमी है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यानी फिल्म कहीं ना कहीं आपके ऊपर से पकड़ ढीली कर रही है। इस फिल्म में ऐसा नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो सकता है शुरू के 40 सेकेंड 50 सेकेंड आपको लगेगा पता नहीं ये फिल्म अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। अचानक आपको लगने लगता है कि अरे नहीं, कुछ फिल्म में चेंजेस है, कुछ नया चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, और फिल्म को देखते रहते हैं और उस फिल्म में इस ढंग से आप खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी फिल्म कैसे निकल गई। जबकि मैंने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखा है और डेफिनेटली हिंदी वर्जन का जो डायलॉग्स थे या जो इसकी डबिंग हुई है अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी डबिंग वाली फिल्में उतनी अच्छी नहीं होती है। तमिल मुझे उस तरह से समझ में आता नहीं है, इसलिए मजबूरी थी हमें हिंदी में देखने की। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में जो फिल्म को देखेगा डेफिनेटली उसको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि हिंदी में जब डब होने के बाद आपको लिपसिंक मैच करता हुआ नहीं दिखता है, फिर भी आप कहानी के अंदर खो जाते हैं, तो जो ओरिजिनल उस फिल्म को देख रहा होता है तो उसको कितना मज़ा आ रहा होता है। तो मुझे लगा कि इस फिल्म के बारे में आपको बताऊं कि इसके अंदर खास क्या क्या चीज़ें हैं। ये 26 करोड़ में इस फिल्म को बनाया गया था और अभी तक 110 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुका है और आगे बहुत ज़्यादा इसको कमाने का स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे डोर्स अभी भी ओपन है, बहुत सारे राइट्स इनके पास ओपन है और फिल्म डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। बात करेंगे पहले थीम की। तो देखिए, थीम में इसमें कैदी को लिया गया है। नॉर्मली समाज का दुश्मन माना जाता है कैदी को, या जो बंदी होता है समझा जाता है कि डेफिनेटली ये बहुत बुरा व्यक्ति होगा तभी इतने दिन के लिए कैद किया गया था। लेकिन इस कैदी के ज़रिए आप समाज को एक बढ़िया संदेश अगर दे देते हैं और ये बताते हैं कि कैदी के अंदर भी वही दिल धड़कता है जो आपके अंदर धड़क रहा है, वो भी देश प्रेमी हो सकता है, वो भी समाज का दोस्त हो सकता है या हितैषी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो डेफिनेटली इस फिल्म के ज़रिए इस संदेश को बखूबी दिखाया गया और आपको कहीं भी ये संदेश की तरह नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ नसीहत दी जा रही है, नहीं, आपको फिल्म लगेगा और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। ऐसा नहीं कि इसका थीम बहुत नया हो, कि इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी है। अगर सच कहा जाए तो ये फिल्म सिमिलर है, एक फिल्म आई थी 2005 में, वो है असल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13। देखिए, असल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 में इसी तरह का कुछ पृष्ठभूमि पर दिखाया गया जहां एक कैदी को दिखाया जाता है इस रूप में। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो मुझे एक फिल्म की याद आ रही है, बहुत पहले की है, 2 आंखें 12 हाथ।
उसके बाद एक फिल्म आई थी शोले, फिर कर्मा आप ले लीजिए, इनमें भी कैदी को दिखाया गया है, एक अच्छे रूप में उन्हें चेंज होते हुए दिखाया गया है। लेकिन उनसे, इन फिल्मों से ये फिल्म काफ़ी अलग है। लेकिन आप कैदी के बारे में अगर सोचें तो वही थॉट चलता है, वही इसका प्रीमाइसिस है। चाहे सिनेमाटोग्राफी की हो, चाहे एडिटिंग की हो, चाहे एक्टिंग की हो, चाहे आप भाई इन चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका स्क्रीन प्ले की और डायलॉग्स की, उसमें हो, तो इसमें आपको ज़बरदस्त गति मिलेगी। बाकी चीज़ें तो हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन इस गति की वजह से इस फिल्म को डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। अब आते हैं इसके कास्टिंग पर। कास्टिंग में जो मेन नायक है, जो मेन इस फिल्म का हीरो है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म निर्भर करता है, जिसके ऊपर टाइटल निर्भर करता है, वो रोल निभाया कार्थी जी ने। और इन्होंने इससे पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी है, तो नो डाउट कास्टिंग अच्छी है। और बाकी के जो कास्टिंग है वो भी संतोषजनक है। हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, कुछ जगह पर हमें लगा कि कास्टिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था, यानी जो चुनाव किया गया जिस पात्र के लिए, हो सकता है कि इससे भी और बेटर हो सकता था। लेकिन फिल्म इतनी अच्छे ढंग से डायरेक्ट की गई, इतना अच्छा ढंग से इसे लिखा गया कि आपको कास्टिंग पर नज़र ही नहीं आएगा। उस रोल में कोई दूसरा भी बंदा रहता तो भी आपको ये फिल्म उतनी ही अच्छी लगती। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी शूटिंग ड्यूरेशन, या कितने दिनों में इस फिल्म को शूट किया गया। देखिए, इसमें कोई भी सीन, चाहे इंडोर का हो चाहे आउटडोर का, दिन में शूट नहीं किया गया। टोटल 62 नाइट्स लगे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 30 दिन की शूटिंग है, 20 दिन की शूटिंग है, यहाँ पर 62 रातों की शूटिंग है। ये पूरी की पूरी शूटिंग रात में किया गया है। कोई भी शॉट जो कि इंडोर में कवर करके डे में भी शूट कर सकते थे, उसे भी रात में ही शूट किया गया। यानी 62 रातों में पूरी होने वाली यह एक रात की कहानी है। अब आते हैं हम कैमरे पर, यानी कौन सा कैमरा यूज़ किया गया। देखिए, इसकी शुरुआत तो 2017 से हो चुकी थी, लेकिन मेन शूटिंग 2018 में हुआ। उस दौरान ऑलरेडी एरी एलेक्सा हो या रेड के डिफरेंट कैमरे हो, एपिक हो या ड्रैगन हो, सब आ चुके थे। लेकिन उसी दौरान 2016 में आई थी एक कैमरा, रेड ड्रैगन 6K का जो कैमरा था वो ज़बरदस्त कैमरा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चेंज किया गया जिसकी वजह से इस फिल्म का जो निर्माता थे या जो निर्देशक, अपने जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो डीओपी है, उनके साथ बात करके रेड ड्रैगन को ही फाइनल किया। कारण भी था। देखिए, एरी एलेक्सा में क्या होता है, जब आप दिन की शूटिंग करते हैं या रात में भी अगर आप शूटिंग करते हैं डे लाइट करके, यानी पार का ज़्यादा यूज़ करके आप शूटिंग करना चाहते हैं, आपको टंगस्टन लाइट का टोन नहीं चाहिए, आपको वाइट थोड़ा टोन चाहिए होता है, तो एरी कैमरा ज़बरदस्त होता है। लेकिन उस समय एरी भी आया था तो 4K तक नहीं था, इसमें बहुत सारे VFX के काम करने थे, तो इसलिए डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों ना हम रेड का कैमरा यूज़ करें। और रेड ड्रैगन उसी दौरान 1 साल पहले आया हुआ था, तो रेड ड्रैगन का यूज़ किया गया। और रेड ड्रैगन में इन्होंने 4K 6K दोनों पर शूट किया, मैक्सिमम 6K पर शूट किया। अब आते हैं हम लेंसेज पर। देखिए, इसमें 2 तरह के लेंसेज यूज़ हुए हैं। एक तो अल्ट्रा प्राइम यूज़ हुआ है और साथ ही मास्टर प्राइम का भी बहुत जगहों पर यूज़ किया गया। मास्टर प्राइम इसलिए क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो T1.3 का मिलता है और कई जगह पर बहुत लो लाइट पर भी अच्छी क्वालिटी के लिए आपको मास्टर प्राइम लेंस यूज़ करना पड़ता है। हाँ, जब फास्ट मूवमेंट होता है तो वहाँ पर ये लेंस से ज़्यादा बेटर काम अल्ट्रा प्राइम करता है, क्योंकि उसमें फोकसिंग करना थोड़ा आसान होता है। और कोई भी फोकस पुलर काफ़ी ज़्यादा अगर मूवमेंट भी होता है कैमरे और एक्शन के बीच में, तो वहाँ पर वो मूवमेंट को संभाल लेता है। तो कई जगह पर इसमें मास्टर प्राइम लेंस का भी यूज़ किया गया है, कई जगह पर ऐसा है कि अल्ट्रा प्राइम लेंस का यूज़ किया गया है ताकि आपको एक्शन में शूट करने में आपको आसानी हो। अब आते हैं लाइट्स पर। इसके अंदर लाइटिंग का क्या यूज़ हुआ है। देखिए, ये पूरी की पूरी फिल्म सड़क पर चलते नहीं मिलती है, तो उस दौरान स्ट्रीट लाइट को ये मान के चला गया था कि LED लाइट नहीं है और उसमें बल्ब का रोशनी है, यानी टंगस्टन लाइट है। तो टंगस्टन फिल्टर होता है, उसको लगा करके उसको येलो टोन में कन्वर्ट करके उसको नाइट लाइट बना करके यूज़ किया गया है। और बहुत जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ पर जो नेचुरल लाइट है उस लाइट पर ही शूट कर लिया गया है और उसको इस ढंग से शूट किया गया ताकि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये हम अलग देख रहे हैं, अलग से सिनेमैटिक कुछ लुक आ रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको बहुत हद तक वीडियो का लुक देगा, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा है और उनकी एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी या एडिटिंग जिसको कहते हैं, ये इतना अच्छा है ताकि आपको ये लग ना सके
कि आप ये नेचुरल चीज़ नहीं देख रहे हैं बल्कि कोई सिनेमा देख रहे हैं, क्योंकि सिनेमा में बहुत सारी लाइट दे करके, पीछे ब्लर करके और बैकलाइट दे करके उसको ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करके सजाया जाता है, शोकेस किया जाता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ओरिजिनल लगेगा कि हाँ, ऐसा अगर हम मोबाइल से भी शूट करते तो कुछ ऐसा ही आता है, और यही चीज़ लोगों को भा गई। आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। इफ्टा, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उसमें हम बात करते हैं वीएफएक्स की। देखिए, इसमें वीएफएक्स का काफ़ी जगह पर यूज़ किया गया, क्योंकि जहाँ पर भी एक्शन सीन होते हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे रोप का यूज़ करना, वायर का यूज़ करना, ये तो होता ही है। लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त शूट किया गया, जो बम्बो जंगल होते हैं, तो बांस के जंगलों के बीच में लॉरी निकलती है और वहाँ पर बांस के जो पौधे होते हैं, जो तने होते हैं, बांस होते हैं, वो एक एक करके लॉरी से टकराता है। और इसके लिए जो कोरियोग्राफ किया हुआ एक्शन सीन है वो ज़बरदस्त है। इसके अंदर दिखाना था कि शीशे का टूटना या बांस के पत्ते या उसके डंडे या डंठल जो है वो सामने से गुजरता है, तो इन जगहों को वीएफएक्स के ज़रिए बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम था। इसमें चोट लगने की संभावना थी कि अगर हम ओरिजिनली इस तरह की चीज़ें फेंकें तो डेफिनेटली चोट लग सकती थी। तो उन चीज़ों को वीएफएक्स के ज़रिए बहुत अच्छे ढंग से उसे दिखाया गया। उसके बाद कई जगह पर ट्रक लॉरी के पीछे का पोर्शन में वो हुक फंसाया जाता है। ये कई चीज़ें हैं जो नॉर्मली शूटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि वो शूटिंग करना असंभव था, वो शूट हो सकता था, लेकिन उसमें पता चलता पूरा आधा रात या पूरा एक रात निकल जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों को वीएफएक्स के ज़रिए किया गया और काफ़ी नेचुरल वे में किया गया। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि वीएफएक्स किया गया है। हाँ, देखिए, मैं आपको इसका ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ वीएफएक्स का, तो ब्रेकडाउन देखने के बाद जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, उसके अंदर मल्टी लेयर पर कंपोजिटिंग किया गया है। मल्टी लेयर कंपोजिटिंग करने के साथ साथ उसके अंदर 3D पर का बहुत सारा वर्क है, कि जो बांस आ रहे हैं, जो पत्ते आ रहे हैं, उसको पहले 3D में क्रिएट किया गया। इसके लिए 3ds मैक्स का यूज़ किया गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वीएफएक्स के लिए न्यूक का यूज़ किया गया है। न्यूक पर ही इस तरह के बेहतर कंपोजिटिंग का काम हो सकता है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप चाहें तो आफ्टर इफेक्ट पर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन न्यूक पर बहुत ईजिली हो जाता है ये काम। वीएफएक्स का काम बहुत अच्छा हुआ है, और होता भी क्यों ना, क्योंकि इसे फैंटम इफेक्ट्स को दिया गया पूरे वीएफएक्स तैयार करने के लिए, और उनका काम डेफिनेटली आप दूसरे फिल्मों में भी देखेंगे। साउथ की बहुत सारी फिल्मों में फैंटम इफेक्ट्स काम करती है और अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग की। देखिए, डेफिनेटली आज की कोई भी फिल्म ऐसा नहीं होता है जिसे कलर ग्रेडिंग के लिए न दिया जाता हो, यानी डीआई के लिए न दिया गया हो। देखिए, इसकी कलर ग्रेडिंग की हम बहुत कुछ तारीफ़ नहीं करेंगे। हाँ, इसमें तारीफ़ का बात यह है कि पूरी की पूरी फिल्म को एक जैसा टोन दिया गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लाइट्स यूज़ हुए हैं, अलग अलग यूज़ हुए हैं, अलग अलग जगह के लाइट्स अलग अलग ढंग का टोन देता है। तो इस पूरे के पूरे फिल्म के टोन को एक जैसा बैलेंस किया गया है, और ये कोशिश नहीं किया गया है कि इस फिल्म को सिनेमैटिक लुक दिया जाए या इस तरह का कुछ ग्रीन टोन या ऐसा टोन दिया जाए ताकि जो हॉलीवुड टाइप का लगे। ऐसा कभी भी कोशिश नहीं किया गया। सिर्फ टोन को मेंटेन रखा है, जो ओरिजिनल दिखता है वही सामने लाया गया है। तो इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टर ने बोला कि भाई ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा सेट करके दे दो, हमको मेंटेन कर दो, दैट्स ऑल। तो इसे भी हम अच्छा ही मानेंगे। इस फिल्म के जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका एक्शन। और एक्शन के लिए अनबू और अरिवू दो जुड़वा भाई हैं। उनका एक्शन और एक्शन के साथ कोरियोग्राफी ज़बरदस्त रहा। मैंने पहले भी बताया था कि बांस के जंगलों में जो एक्शन है वो अच्छा है। उसके बाद जो एक पूरा एक की एडिटिंग का जो प्रक्रिया है वो इस ढंग से रखा गया है कि आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, या आपको ऐसा नहीं लगेगा ये तो ज़्यादा दिखा रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये सच्चाई हो सकती है। इस तरह का वो लुंगी बांधते हुए हो, चाहे सामने खड़ा होने का हो, तो आपको लगेगा कि उसके अंदर एक अलग कुछ पावर है जो इतने लोगों को मार भी सकता है।
अब आते हैं एडिटिंग पर। देखिए इसका एडिटिंग ज़बरदस्त है। मैंने पहले ही बोला था कि इसको बहुत फास्ट कर दिया गया है। एक साथ कई जगह पर सीन चलते हुए आपको दिखाई देंगे। एक जगह पर यहाँ चल रहा है, उसी जगह पर दूसरे जगह पर क्या हो रहा है उसका इंटरकट में दिखाया जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ताकि आप कहीं भी बोरिंग महसूस ना करें। कहीं इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, जबकि साउथ की फिल्मों में गाने ज़रूर रहते हैं। इस फिल्म में गाने की जगह पर म्यूज़िक ट्रैक का यूज़ किया गया है। लगभग 17 ट्रैक इसके अंदर दिए गए हैं। हर जगह पर आपको वो ट्रैक आपको अपनी तरफ बांधे रखेगा। आप सिर्फ ट्रैक को ऑन कर दीजिए, आपको यूट्यूब पर इसके ट्रैक मिल जाएंगे। आप ट्रैक को चालू करके प्ले करके आप केवल चुपचाप आंख बंद करके सुनिए। आपको वो ट्रैक अपनी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित करेगा कि आपको लगेगा कि अरे यार, इस ट्रैक पर अगर हम कोई भी फिल्म का कोई फुटेज लगाएं तो वो फिल्म डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिच लगने लगेगा। तो इसके ट्रैक की जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। तो इस तरह से पूरी की पूरी फिल्म को अगर आप कहें तो बेहतर टीम वर्क का काम हुआ है। आप इस फिल्म से सीख सकते हैं कि किस तरह से मोनोटोनस आप एक नाइट की कहानी आप बताने जा रहे हैं। एक नाइट की बहुत सारी इससे पहले भी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन इस ढंग का थ्रिल आपको पैदा करते हुए आप कभी देखे होंगे। तो इस फिल्म को देखिए और इसके एक एक डायलॉग से, एक एक स्क्रीन प्ले से, एक एक एक्शन से, एक एक सिनेमाटोग्राफी का जो शॉट लेने का तरीका है, इससे आप सीख सकते हैं। आप ट्रांजिशन देख सकते हैं कि कैसे दो सीन के बीच में ट्रांजिशन, कट टू का ट्रांजिशन लगा है, या किसी भी तरह का जो ट्रांजिशन हुआ है किस जगह पर कट लगाया गया। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कई बार कई सीन को आपको अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रेम वाइज आप फॉरवर्ड करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलेगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। देखिए डायरेक्टर पहले ही समझ चुके थे ये फिल्म अच्छी जाएगी, लोगों को पसंद आएगा, तो इसलिए इन्होंने इस फिल्म के प्रीक्वल और सिक्वल यानी पहले का और बाद के फिल्म की परिकल्पना पहले से कर रखी है। जो कि इसका हम राइट्स ले लें इसके रीमेक का, तो जो रिलायंस एंटरटेनमेंट है उन्होंने इसके राइट्स को लिया है और अजय देवगन जी के साथ इस फिल्म को हिंदी में भी बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी में जब बनेगा तो भी अच्छी बनेगी, क्योंकि इस फिल्म में जो हल्की फुल्की कमी मुझे हल्का लग रहा था कई जगह पर है, जहाँ पर लग रहा था कि यार पुलिस आने में इतना देर नहीं हो सकता है, इस जगह पर ये होना चाहिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन स्पीड इतनी अच्छी थी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कहाँ पर गलती किया। लेकिन जब इसका रीमेक बनेगा तो डेफिनेटली शॉट बाय शॉट या सीन बाय सीन तो नकल किया ही जाएगा, लेकिन उसमें कई चीज़ें सुधारी जाएगी ताकि वो फिल्म जो हिंदी में आ रही है वो और भी अच्छा बन के आए। तो इस तरह के अगर और भी आपको फिल्मों का रिव्यू चाहिए, देखिए आप लोग लिखते हैं, पिछली फिल्मों में भी आपने बहुत सारी फिल्मों के बारे में लिखा, मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत सारी फिल्में अभी तक देख चुका हूं, और जब भी लगेगा कि इस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहिए, इसका टेक्निकल रिव्यू आपको देना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं दूंगा। इस फिल्म के लिए भी मुझे यही उम्मीद है कि आप और फिल्म के नाम हमें सुझाएं, और साथ साथ ना सुझाने के साथ साथ ये भी लिखें कि उस फिल्म में आपने क्या देखा, बेस्ट क्या है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिए, हमारे कुछ सहायता करिए कि रिसर्च करके उसके अंदर कुछ लिख के दीजिए, ताकि हमको भी देखने का लगे कि हाँ इस फिल्म के अंदर, जैसे एक फिल्म हमने रिवर्स में देखा था, उसके बारे में बाद में हम कभी रिव्यू करेंगे। लेकिन आप अब जब कमेंट करेंगे तो उसमें अगर आप किसी फिल्म का नाम हमें सुझाते हैं तो उसके बारे में कुछ 2-1 लाइन लिख दीजिएगा, तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। नमस्कार।